वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 14 ऑफ रूह यारम। इसने यारम को छोड़ने का फैसला कर लिया था। रूह की ज़िंदगी में यारम जैसे शख्स की कोई जगह ना थी। वे एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वे सीधी किचन में आई। अभी उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली ही थी कि सामने टेबल पर उसे शिफा का फ़ोन नज़र आया, जबकि वे दोनों बाहर धूप में बैठी थी। रूह ने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने कमरे में आई। यारम किस तरह से उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुआ था वे नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बातों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि वह उसके पल पल की खबर रखता है। उसकी चोरी से लेकर उसके ऑफिस रूम तक का जाकर सबूत ढूंढना यारम किसी न किसी तरीके से उस पर नज़र रखे हुए था। रूह ने इंतहाई एहतियात से शिफा का फ़ोन अपने हाथ में छुपाया और बेड के साइड से अपना फ़ोन उठाया, क्योंकि उसके पास सारिम का नंबर इसी फ़ोन में सेव था। अब रूह को किसी ऐसी जगह जाना था जहां शिफा और मेरी की नज़र से बच सके। वे बाहर निकली और नज़र छत की सीढ़ियों पर पड़ी। इससे पहले वे कभी छत पर नहीं गई थी। उसने एक नज़र बाहर लॉन की तरफ देखा था, जहां वे दोनों बातों में मसरूफ थी, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया ताकि उसके कदमों की आवाज़ बाहर ना जा सके। छत पर जाकर उसने सारिम को फ़ोन किया। अनजान नंबर सारिम ने सोच समझकर उठाया। सारिम, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाले। मैं यारम के साथ नहीं रह सकती। वे कभी नहीं बदल सकते, रूह ने रोते हुए कहा। सारिम को बेसाख्ता उस पर तरस आया। वो नहीं चाहता था कि उसकी और यारम के बीच इस मासूम के साथ कुछ गलत हो। वो ये तो समझ चुका था कि रूह अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब इसे यारम के पास रखना बेमकसद था। वो अपने मतलब के लिए एक मासूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रूह, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँचता हूँ। तुम बस वहाँ से निकलो, सारिम ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन सारिम, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? मैं तो छत पर हूँ, आपसे छुपकर बात कर रही हूँ। वे दोनों बाहर लॉन में दोनों बैठी है। गाड़ी के करीब ड्राइवर खड़ा है, बाहर दरवाजे पर चौकीदार है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, रूह ने रोते हुए कहा। इसका मतलब था कि रूह के साथ हर वक्त कोई ना कोई था। छत के आगे पीछे कहीं तो कोई जगह मिलेगी निकलने की। सारिम ने उसे समझाया तो वो छत से आगे पीछे वहां से निकलने की जगह ढूंढने लगी। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है जो बाहर छोटी सी रोड पर खुलता है, लेकिन छत इससे बहुत ऊंचाई पे है। मैं वहां नहीं पहुंच सकती, रूह ने बेबसी से कहा। रूह, फासला और ऊंचाई मत देखो। अगर तुम ये सब कुछ देखती रही तो वहां से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारी लोकेशन पर पहुंचता हूँ। तुम अपना पासपोर्ट, वीजा और कार्ड उठा लो, अगर मुमकिन हो तो। सारिम फोन बंद कर चुका था। रूह ने हिम्मत जमा की और एक बार फिर से वो दरवाजा देखा और जल्दी से नीचे आई। शिफा का फोन एहतियात से उसी जगह पर रखा जहां से उठाया था। वह कमरे में आई और कमरे के सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। फिर बेड पर लेटकर लाइट ऑफ कर दी। उसने बड़ी मुश्किल से अंधेरे में अपना कार्ड और वीजा और पासपोर्ट निकाला। सारिम ने उससे कहा था कि जरूर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिससे वे हर वक्त तुम पर नजर रखता है। उसने सारिम के आइडिया के मुताबिक ही काम किया था। वे अपनी चीजें उठाकर एक बार फिर से आकर बेड पर लेट गई। उन्होंने सारे कागज अच्छे से छुपाए और लाइट ऑन करके बेजारी देखने लगी ताकि वे ये देखने में कामयाब रहे कि उसे नींद नहीं आ रही और वे जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही है। फिर वह मुंह बनाती बाहर निकल आई और एक बार फिर से घूमने लगी और चलते चलते एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। वह छत पे आई और अपनी सारी हिम्मत जमा करके आंखें बंद की और छत से कूद गई। अच्छी खासी चोट लग गई। रोना भी बहुत आया, लेकिन इस वक्त अपने रोने का प्लान कैंसिल कर दी। वे दरवाजे की तरफ आई। कूदने की वजह से जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा था। वे दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर की तरफ भागी, जहां पीछे उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसके पीछे आ रही है। पलट कर देखा तो सारिम अपनी गाड़ी के साथ उसके पीछे आ रहा था। वह भागकर उसकी तरफ आई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। रूह, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है, उसने रूह की कलाई देखते हुए कहा, जहां से खून निकल रहा था। चोट बहुत ज्यादा लगी है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना होगा, सारिम ने फिक्रमंदी से कहा, जबकि वे अपने आंसुओं के सिर्फ हाँ में गर्दन हिला गई। यारम अपने ऑफिस में आया, जहां लैला को वे बहुत ही जरूरी काम देकर गया था। लैला, सब कुछ ठीक है ना? वह उसके करीब आकर पूछने लगा, जो उसकी सीट पर बैठी थी। उसे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। हाँ डेविड, सब कुछ ठीक है।
रूह ने पहले सोने की कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई, तो फिर आगे पीछे घूमने लगी और अब वे छत पर है। मेरे ख्याल से उसे इस वक्त चप्पा चप्पा याद हो चुका होगा, लैला ने मुस्कुराकर कहा। यारम अपनी सीट पर बैठकर उसे देखने लगा। उसे वे कहीं भी नजर न आई। शायद वे छत पर थी और छत पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। उसने शिफा को फोन करके रूह को देखने को कहा, क्योंकि छत पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे नजारा बनाकर देख सकती। थोड़ी देर के बाद शिफा ने घबराकर उसे फोन करके बताया कि रूह घर पर कहीं नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा सारिम, यारम ने मुठिया भींचते हुए कहा। खिजर, मायरा को उठा लाओ। अब सारिम को मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। यारम ने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। यारम के हुक्म के मुताबिक खिजर ने मायरा को स्कूल से पिक किया और अपने साथ ले आया। स्कूल वालों को मनाना खिजर के लिए मुश्किल था, क्योंकि वे आसानी से उसे उसके साथ नहीं भेज रहे थे। लेकिन खिजर के लिए ये इतनी भी मुश्किल न था। उसने सिर्फ अपने पिस्टल की नोक प्रिंसिपल के सिर पर रखी थी और मायरा अब उसके साथ थी। लेकिन यारम ने उसे अपने ऑफिस में लाने के बजाय साइड पर लाने को कहा था। वो हमेशा से ही यारम के दिमाग को समझ नहीं पाता था। वो हमेशा आधी बात करता था और आज भी वही हुआ। यारम ने आधी बात करके उसे हुक्म दिया जिसकी उसने तामील कर दी। अब वो आगे क्या करना चाहता था इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। मायरा को लेके साइड पे पहुंचा तो यारम फैयाज के साथ था। फैयाज सारिम का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि फैयाज के भाई हैदर को सारिम ने गोली मारी थी। बर वक्त इलाज ना होने की वजह से उसकी टांग काट दी गई और वो सारी जिंदगी के लिए माजूर विकलांग हो गया। अब वो किसी भी तरह सारिम से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सारिम कभी मेरा दोस्त था, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। उसने दोस्त होकर मेरे सीने में खंजर घोंपा है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वो मेरे सारे उसूलों से वाकिफ है। उसे पता है कि मैं अपने मतलब के लिए कभी उसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसे यकीन है कि मैं उसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो इससे अपने भाई का बदला ले सकते हो। तुम सारिम से अपना बदला पूरा कर सकते हो। ये सारिम की बेटी है। यारम ने दूर से आती मायरा की तरफ इशारा किया। मैं इसकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ये बात तो वो कभी नहीं मानेगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके अपने साथ ले गया है। अब जब तक वो मेरी बीवी को वापस मेरे हवाले नहीं करता, तुम उसे उसकी बेटी नहीं दोगे। यारम ने हुक्म दिया था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? यह भी तो हो सकता है कि मैं उसकी बेटी को ही मार डालूं, सारिम को उसकी बेटी भी ना मिले और तुम्हारी बीवी भी ना मिले और मैं अपने भाई का बदला भी ले लूं। फैयाज ने हंसते हुए कहा। नहीं फैयाज, तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? यारम की बात सुनकर फैयाज उठकर खड़ा हो गया। मतलब यह है कि यारम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तुम इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम सिर्फ सारिम को डराओगे। तभी मेरी बीवी घर वापस आने पर सारिम को उसकी बेटी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो मायरो को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? अब तुम जा सकते हो, यारम ने ऑर्डर दिया। रूह के बाजू की हड्डी को चोट लगी थी और चोट बहुत गहरी थी। ये तो शुक्र था कि बाजू टूटने से बच गया। सारिम उसके लिए काफी परेशान था। अगर यारम को पता चल जाता कि रूह के बाजू का क्या हाल है तो वो ना जाने क्या करता। सारिम को उस छोटी सी लड़की पर तरस आ रहा था जो एक आम सी जिंदगी गुजारते हुए कहाँ आ पहुंची थी। रूह बहुत ज्यादा खूबसूरत ना थी कि यारम पहली ही नज़र पर उस पर अपना दिल हार बैठता, लेकिन यारम की दीवानगी सारिम की समझ से बाहर थी। वह इस लड़की को इतना क्यों चाहने लगा था? यारम ने तो कभी किसी औरत की ख्वाहिश तक ना की थी। अभी वह यही सब कुछ सोच रहा था कि उसका फ़ोन बजा। नंबर अनजान था। उसकी जॉब ऐसी थी, उसे अपने फ़ोन पर आने वाली हर कॉल उठानी पड़ती थी। हेलो, सारिम ने फ़ोन उठाकर कहा। अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो डेविल की बीवी को उसके घर पहुंचा दो, फैयाज ने कहा। कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? सारिम ने गुस्से से पूछा। मैं फैयाज हूँ, इंस्पेक्टर सारिम। वही फैयाज जिसके भाई को सारी जिंदगी के लिए माजूर विकलांग कर दिया था तुमने। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 5 माह पहले तुमने मेरे भाई को दोबारा उठकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है।
जबकि मेरा भाई डेविल के कब्जे में है। अगर तुमने अगले 1 घंटे में डेविल की बेबी को उस तक ना पहुंचाया तो वो मेरे भाई की लाश मुझ तक पहुंचा देगा, और अगर मेरा भाई मरा ना इंस्पेक्टर सारिम, तो तुम्हारी बेटी तो समझो गई। अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द डेविल की बेबी को उसके घर पहुंचा दो। फोन बंद हो चुका था, और जो सारिम ये सोच रहा था कि अगर डेविल ने रूह के लिए उसे कोई धमकी दी भी तो वह उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यारम अपने मतलब के लिए कभी किसी बेगुनाह को इस्तेमाल नहीं करता, और करे भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसकी बेटी यारम के पास नहीं बल्कि बहुत बड़े गुंडे के पास थी, और अब सही मायनों में सारिम के हाथ पैर फूल चुके थे। वो रूह के टिकट बुक करवाने वाला था पाकिस्तान के। डॉक्टर ने रूह को पट्टी बांधने और हाथ हिलाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। वो कमरे में आया तो रूह को काफ़ी परेशान लगा। अभी वो हॉस्पिटल में ही थे। क्या हुआ सारिम, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक है ना? रूह ने पूछा। मायरा किडनैप हो चुकी है, सारिम ने परेशानी से बताया। क्या? यारम ने रूह ने यकीन से पूछा। अगर यारम करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये काम यारम ने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। रूह, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। सारिम बहुत परेशान था। सिर्फ यारम ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि फैयाज का भाई यारम के कब्जे में है, और उसने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक तुम्हें वापस घर नहीं पहुंचा देता तब तक वो फैयाज के भाई को नहीं छोड़ेगा, और जब तक फैयाज का भाई आज़ाद नहीं होगा तब तक मेरी बेटी वापस घर नहीं आएगी। और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, और जो कुछ मैं यारम के साथ कर चुका हूँ, अब यारम मेरी मदद नहीं करेगा। सारिम ने परेशानी से कहा। यारम आपकी मदद जरूर करेंगे सारिम, आप मुझे बस घर छोड़ आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रूह, इतनी मुश्किल से तुम्हें वहां से निकाला है, और अब तुम कह रही हो मैं तुम्हें वापस वहां पे छोड़ आऊं। अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। यारम मेरे शौहर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रूह ने कहा। धोखा देने वालों को जान से मार देता है वो, सारिम ने समझाना चाहा। मुझे डर नहीं, रूह ने बेखौफी से उठते हुए कहा, जबकि सारिम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मायरा का ख्याल था। सारिम आज अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे रूह को यहाँ तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो यारम के घर के बाहर खड़े थे। रूह, एक बार सोच लो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं सारिम, यारम कोई मेरे लिए गैर नहीं है कि मुझे उनसे डर लगे। जरा सोचिए मायरा किस हाल में होगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। यारम को समझाऊंगी कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनसे अलहदगी चाहती हूँ, और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे उनसे अलग होना ही पड़ेगा, और तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इतना बड़ा फैसला उसने कभी किया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि यारम कभी ये काम नहीं छोड़ने वाला, और एक कातिल के साथ एक आम जिंदगी गुजारने का ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि यारम के लिए भी परेशानी का सबब थी। यारम अलग दुनिया का वासी था, वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। अगर यारम यह सब कुछ नहीं छोड़ सकता था तो रूह भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो दिन रात लोगों का कत्ल करे। वे दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो खिजर और सार्फ भी वहीं पर थे। जब से ये सब कुछ हुआ था, रूह का खिजर से एक बार भी सामना ना हुआ। वह जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नज़र पड़कर शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। रूह, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा है डेविल कितने गुस्से में हैं। क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल कर देंगे मुझे भी, जिस तरह से वे और लोगों को मारते हैं। रूह शार्फ की बात काटते हुए बोली। रूह, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती की क्या सजा हो सकती है। शार्फ ने उसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मुझे शर्म आती है यह सोचते हुए शार्फ भाई कि मैंने आपको भाई कहा था। आप भी यही काम करते हैं ना, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको कभी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़फता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है? आपको उस पर जरा तरस नहीं आता? रूह उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। बस सार्फ, बहुत हुआ, अब जाओ हैदर को ले जाओ, सारिम की बेटी को छुड़ाओ। मैं अभी हैदर को लेके आता हूँ। सार्फ ये कहकर बाहर चला गया।
थैंक यू इंस्पेक्टर सारिम, आपने हमारा काम कर दिया, वरना आपका काम कभी नहीं होता। खिजर उसको इग्नोर करके सारिम से मुखातिब हुआ। और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह कि तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वही अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, ये तो तुम भी जानती हो। ना उसे खानदान पूछता है और ना ही शोहर। ये तो तुम एहसान मानो यारम का। वो उस वक्त सारिम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे यहाँ सारिम मौजूद ही ना हो। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रूह चीख उठी। मैंने नहीं कहा था आपके यारम को कि मुझे पेच पूछे। मैं तो अब भी यही कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना और कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बकौल आपके कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ, तो उनकी नज़रों में तो वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही। तो बेहतर है अपनी इज्जत बनाने के लिए छोड़ दे मुझे और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। रूह एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। रूह, तुम वहां जाना चाहती हो, उन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास जो ना बेटियों का सौदा करते हैं और ना ही दूसरों का कत्ल करते हैं। माफ़ कीजिए खिजर भाई, पाकिस्तान में दारुल अमान की कमी नहीं है। रूह ने गुस्से से कहा। दुबई की डॉन की बीवी दारुल अमान में रहेगी? संभल जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि डेविल कितना परेशान है? हमारा सारा काम रुका हुआ है और यहाँ तुम्हारे चौंसले खत्म नहीं हो रहे। क्या कर दिया है इन 4 महीनों में तुमने यारम के साथ कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं है? खिजड़ना चाहते हुए भी इसके सामने यारम की बेबसी बयान कर रहा था कि शायद इसकी बात ही समझकर वो यारम को छोड़ने का फैसला बदल दे और अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दे। खिजर अभी इससे कुछ कहता, इससे पहले ही दरवाजा खोलकर यारम अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। यारम उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगाया। सबके सामने ये हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। आई मिस यू सो मच। कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? इंजॉय किया? वो शायद नहीं, यकीनन इसका मजाक उड़ा रहा था। सारिम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिल वक्त वो इन कंट्रोल कर गया, क्योंकि सार्फ हैदर को लेने गया हुआ था और सवाल उसकी बेटी का था। ये तुम्हारे बाजू पे क्या हुआ है? यारम ने इसके बाजू पे पट्टी को देखते हुए कहा, लेकिन इसके जवाब सुनने से पहले ही वो सारिम की तरफ पलटा था। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? कैसे लगी इसे चोट? खिजर, डॉक्टर को बुलाओ। वो बेकरारी से इसका बाजू देखने लगा, जबकि साथ ही साथ यारिम को सख्त निगाहों से घूर रहा था। छत से कूदते हुए चोट लग गई, रूह बनावट और शर्मिंदगी के साथ बोली थी। इसकी इस अदा पे यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका, जबकि खिजर का दिल किया कि उसकी इस हरकत पर उसका सिर फाड़ दे। पिछले 3 घंटों से वो उसकी बेकरारी देख रहा था। अगर इसकी हालत रूह देख लेती तो शायद कभी उससे दूर होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाती। खिजर, छत की दूसरी साइड पे सीढ़ियाँ लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार जब रूह घर से भागने की कोशिश करे तो उसे चोट लग जाए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है इसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगे, लेकिन फिर भी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। वो उसका हाथ पकड़कर अपने होठों तक लेकर जा रहा था। जब रूह ने अपने हाथ खींच लिया, वो हर मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो रूह को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद रूह ने उसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई थी। सार्फ कहाँ है? कब तक आएगा वो हैदर को लेकर? मेरी बेटी कहाँ है? सारिम के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी थी, जबकि खिजर उसे इग्नोर किए डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। इतनी देर में अपनी बीवी के बगैर तड़पा हूँ, थोड़ी देर तुम अपनी बेटी के बगैर तड़फो। तुम्हें भी तो पता चले मोहब्बत में तड़फ किस बला का नाम है। यारम बस इतना कहकर रूह का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। बेबी, तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यारम प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सारिम तड़प उठा। यारम बताए इन्हें कि इनकी बेटी कहाँ है। आप इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच ही भी नहीं सकती थी। रूह ने जबरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रूह, मुझे तुम्हें इतना सिर चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। यारम ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर अंदर ले गया, जबकि पीछे से सारिम की आवाज़ आ रही थी, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया था।
क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर सारिम? मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल जाए। खिजर ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। खिजर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस समय मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? वो बच्ची है। सारिम ने उसे समझाने की कोशिश की। रूह भी बच्ची है, यकीन करो वो भी मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, मेरे इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। खिजर गुस्से से उसकी तरफ आया। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रूह के साथ क्या रिश्ता है? सारिम ने परेशानी से पूछा। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। यारम ने ये केस मेरे हवाले किया है और यकीन करो इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। खिजर उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर निकल गया। जहां सामने से साफ मुस्कुराता हुआ अंदर आया था, उसके साथ हैदर नहीं था। शायद वो भी इसके प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है इसकी बेटी वापस करे या ना करे? खिजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तेरे सवाल का जवाब दूं, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। शार्फ ने ठुड्डी पे हाथ रखकर कहा। रूह या लैला? शार्फ ने किसी अक्लमंद इंसान की तरह दो ऑप्शन उसके सामने रखे। यारम, खिजर ने जवाब दिया। बोलना, सिर्फ दो ऑप्शन हैं, रूह या लैला। साफ चिढ़कर बोला। यार हम तेरे पीछे खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पर लग जा। खिजर ने खबर दी तो साफ चौंक कर पीछे देखा, जहाँ कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, खिजर भी यहाँ नहीं था। सारिम को खिजर ने वापस घर भेज दिया था। वो मायरा का कोई अता पता न था। सारिम को बस ये पता था कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है, वो लोग कभी भी उसकी बेटी की जान ले सकते हैं। यारम के साथ जितना वो कर चुका था, उसके बाद यारम उसकी मदद करता, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो अब पछता रहा था कि वो रूह को वापस छोड़ आया, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद भी उन लोगों ने मायरा को उसके हवाले ना किया था। उर्वा की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। सारिम के पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब न था। फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ यारम की मिन्नतें कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी यारम उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था, उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे हिदायत बताकर चला गया। मायरा ठीक है। मायरा और सारिम वापस चले गए। रूह ने सार्फ से पूछा, जबकि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सार्फ ने एक नज़र खिजर को देखा। सार्फ के इस तरह खिजर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा था। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए इस मासूम को। यही चाहते थे ना तुम लोग, आ गई हूँ मैं यहाँ वापस। रूह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। कोई एहसान नहीं किया है तुमने वापस आकर, अपने सोहर के घर वापस आई हो। और अपना ये एटीट्यूड जरा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना इस घर में, तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। खिजर गुस्से से बोला। खिजर बस करो, वे पहले ही तकलीफ में हैं। यारम जैसे तड़प उठा। हाँ बेबी तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सारिम के पास वापस भेज दिया है, मायरा अब बिल्कुल ठीक है। वो खिजर को घूरते हुए बोला तो खिजर कमरे से बाहर निकल गया। साफ खाना भेज दो रूह के लिए, उसने साफ को कहा तो वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। साफ दरवाजे से ही खाना देकर चला गया। यारम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उसने मुंह फेर लिया। वो ना उससे कोई बात कर रही थी और ना ही खाना खा रही थी। यारम अपना गुस्सा कंट्रोल करे, अभी भी उसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी जगह किसी और ने यह हरकत की होती तो यारम उसका क्या हाल करता, यह वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, प्लीज कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने उसका हाथ झटका तो वो अपना कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मेरा दिमाग खराब है जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मजीद नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। शराफत से खाना खाओ वरना। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने रूह के चेहरे को देखा, जहां वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। यारम ने उसके गाल पर हाथ रखा। वो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था, रूह उतना ही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। यारम मोहब्बत से उसके गाल को सहला रहा था जब रूह उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ऐसे मत देखो मुझे। ना जाने वो कैसी नजरों से देख रही थी। यारम उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था।
प्लीज मत करो मेरे साथ इस तरह। मैं इतना बेबस कभी नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से। कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें? वो उसका बाजू थामते हुए बोला। आउच। रूह ने फौरन बाजू छुड़ाते हुए आह भरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या कर रही हो? दर्द होगा। यारम ने बेख्तियार उसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द, आप दे रहे हैं मुझे दर्द बार बार मेरे सामने आकर, मेरे साथ जबरदस्ती करके। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं खाना मुझे खाना, चले जाए आप यहाँ से इस वक्त। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ आपको देखने से हो रही है। रूह रो कहते हुए रोने लगी। प्लीज चले जाए। रूह मैं चला जाऊंगा, प्लीज तुम खाना तो खा लो। यारम ने जैसे मिन्नत की थी। कुछ नहीं खाना, मुझे ले जाए इसे यहाँ से, प्लीज चले जाए यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। आगे वे उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। यारम एक आखिरी बार उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। वह कमरे से बाहर निकला तो खिजर गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो यारम, तुम्हें उसको सजा देनी चाहिए उसे, ताकि ये वह दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। लेकिन तुम तो प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ सजा दूँ, ताकि वे मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। यारम के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वे हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? नहीं यारम, तुम पर ये नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो, फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। जितना झुकोगे रूह उतनी तुमसे दूर जाएगी। तुम्हारा नर्म लहजा उसे खुद सर बना रहा है। तुम जितना उसे प्यार से बात करोगे वो उतनी तुमसे दूर होगी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना यारम, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वे कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बनकर दिखाओ। तुम जो उसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो तुम नहीं हो यारम। कम अज कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वो उसे आईना दिखाकर बाहर निकल गया। रूह ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो तो पानी का एक कतरा तक नहीं पी रही थी। खाया तो यारम ने भी कुछ नहीं था, लेकिन उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी कि रूह की। वो चाहता तो उस पर सख्त या जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह उससे दूर हुई थी वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। यारम डर गया था कहीं वो सच में उसे छोड़कर ना चली जाए। ये अलग बात थी, उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकती थी। वो उससे जितना नरमी बरत रहा था वो उतनी उसे मुंह नहीं लगा रही थी। यारम का गुस्सा, प्यार, सब कुछ बेकार जा रहा था। बस एक ही रट कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। उसने यारम का दिमाग खराब कर रखा था। आज उसने शान और उसके सब साथियों को दावत पर बुलाया था, जिसकी वजह से आज उसका ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी था। लेकिन रूह को भूखा छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए एक आखिरी कोशिश करने वो उसके कमरे में चला गया। और कल भी इसी कमरे में और कल से भी इस कमरे में नहीं गया आया था, क्योंकि रूह ने कहा था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो उसे वक्त दे रहा था कि वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि ये बात तो वो भी समझ चुका था कि वो कभी अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। रूह अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। प्लीज कुछ खा लो। आप मुझे जान से मार दे तब भी कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली। उसके होठ खुश्क हो रहे थे। रूह मेरी जान, कब तक भूखा रहने का इरादा है? खुदा के लिए कुछ खा लो। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ इस तरह से? भूखे प्यासे रहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रूह ये सोच भी मुझे तकलीफ देती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। इसलिए ये फिजूल जिद छोड़ो और खाना खाओ। देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। यारम को लगा शायद वो इस बात का एहसास कर ले। मैंने आपके हाथ नहीं बांधे। रूह ने उसका खाना ना खाना बुरा तो लगा, लेकिन वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। रूह मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम खाना खा रही हो या नहीं? वो अब गुस्से से बोल रहा था। रूह को अचानक ही उसका थप्पड़ याद आया। रूह ने सामने शीशे की तरफ देखा, जहाँ उसके गाल पर यारम के हाथ का निशान था। यारम उसके इस तरह देखने पर बेइख्तियार मुस्कुराया।
मैं क्या करूं? जब भी ये निशान जाता है तुम जरूर ऐसी कोई हरकत करती हो कि मुझे दोबारा से तुम्हें ये निशान देना पड़ता है। लेकिन अब मैं कंट्रोल करूंगा, आई प्रोमिस। वो अपने लब उसके गाल पर रखते हुए बोला। जब रूह उसे धक्का देकर पीछे हुई। रूह, मैं कितनी बार बता चुका हूँ मुझे तुम्हारी ये हरकत पसंद नहीं। वह गुस्से से घूर कर बोला था। और मुझे आप पसंद नहीं। रूह गुस्से से नाक फुलाकर बोली। यारम बेइख्तियार मुस्कुराया। शायद वह भूख और गुस्से की मिली जुली कैफियत में थी, मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। यारम का दिल उसकी कुर्बत के लिए मचल रहा था, लेकिन फिलहाल वह रूह को तंग नहीं करना चाहता था। एक दिन की भूख तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। तुम भूखा रहकर इस रिज्क की बेकदरी कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ लोग कितने दिन भूखे सोते हैं, और तुम सीधे तरीके से नहीं मानती। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने को। एक दिन खाना ना खाने से तुम्हारी अकड़ नहीं जाएगी। अब जब तक तुम खुद खाना नहीं मांगोगी कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। यारम इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त शान, उसका खास आदमी मुड और उसके बाकी सब आदमी उनके ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। यारम ने वाकई शान को उसके गैंग का बादशाह बनाया था, लेकिन शान को इस बात की कद्र नहीं थी। वह दूर बैठकर उसे धमकियां दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसके सामने बैठा नजरें झुकाए खाना खाने में मसरूफ था। उसने नजरें उठाकर यारम की तरफ ना देखा। शान की सारी धमकियां सिर्फ हिजर और साफ के लिए थी। यारम के सामने वे अब भी जीरो था। यारम बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। उसके इस तरह से नजरें चुराने पर यारम बेइख्तियार मुस्कुराया। इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद वो नजर उठाने के काबिल ना रहे। यारम ने मुस्कुराकर समझाना चाहा, जबकि उसके लहजे से ही शान को खतरे की बू आ रही थी। तुम लोग भी खाना खा लो। उसने सामने खड़े शार्फ और हिजर को देखा। हमारे खाने का अभी वक्त नहीं हुआ। हिजर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद वह उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। डेविल, तुम तो हमारे साथ निभाओ, शान ने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद करता हूँ। जब से शादी की है इसके अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करता। विक्रम कहाँ है? यारम का जवाब सुनकर वह बात बदलने लगा। उसी का तो गोश्त खा रहे हो। यारम ने दोस्ताना अंदाज में उनके सर पर धमाका किया, जबकि अगले ही लम्हे डाइनिंग रूम का हाल बदल चुका था। शान और उसके साथ आए 11 लोग वोमिटिंग करने में मसरूफ हो चुके थे। विक्रम ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा। उसने खुद ही मुझे मजबूर किया कि उसके साथ ये करूं, वरना शायद वह आज तुम्हारा खाना बनने की जगह तुम्हारे साथ बैठकर खा रहा होता। लेकिन उसने मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा। यारम ने अपने सीने पर हाथ रखा था। शान, मैं नहीं चाहता कि विक्रम की जगह लोग यहाँ बैठकर तुम्हारा गोश्त खाए। मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ। यारम का आदमी रोज रोज मौका नहीं देता। मुझे माफ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। तुमने मुझे डॉन बनाया और मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।